हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसी है ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो? कैसा गया सैटरडे संडे? कुछ पढ़ाई करी या बस मज़े से घूमते रहे, शॉपिंग करते रहे, रिलैक्स करते रहे? थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ा तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लो। प्रॉपर चैनल पे प्लेलिस्ट बन गई है, एल्टिकेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। आपको सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। कोई क्लासेस स्किप हो गई हो तो देख लो। सब क्लासेस अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। हर क्लास में मैं आपको यही बात बोलती हूँ, समझाती हूँ कि प्लीज़ हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं। हर चीज़ देखो, पढ़ लो, हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक, हर एक थ्योरी, कुछ भी हो सब इम्पॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्यों ही मैं पढ़ाऊँगी? एक्स्ट्रा पढ़ाने से मेरी भी मेहनत वेस्ट ही होगी ना। एक्स्ट्रा मतलब आउट ऑफ सिलेबस, और आप लोग भी नहीं पढ़ोगे तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? तो ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू का पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो ज़रूरी है। इवन थोड़ा लेवल अप करके डिटेल में पढ़ा रही हूँ हर एक एग्जाम्पल को भी, ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ क्लास अटेंड कर लो। बहुत मेहनत लगती है, जैसे पढ़ने में लगती है पढ़ाने में भी लगती है। पढ़ लिया करो, सीरियस हो जाओ। चलो, एल्टिकेट बायोलॉजी की क्लास मिस हो गई हो तो प्लीज़ अटेंड कर लेना। अगर आप टीजीटी बायोलॉजी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्लासेस परफेक्ट रहेंगी। नीट वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं अगर, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इन क्लासेस से। टॉपिक्स वगैरह तो बायोलॉजी में वही है ना, तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मज़ेदार हैं, जिसे पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे फूड चेन, एनर्जी फ्लो हो गया, फूड वेब हो गया, ये सब पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है। आपको आता है नहीं आता? चलो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलो, इकोसिस्टम आखिर है क्या? An ecosystem is a natural unit where living organisms like plants, animals, and microbes interact with non-living things like air, water, sunlight, soil in a particular area, forming a self-sustaining system. Ecosystem इकोसिस्टम है एक प्राकृतिक तंत्र, एक नेचुरल यूनिट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीवी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जिसे हम अबायोटिक भी कह सकते हैं। सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाटर पानी, एयर हवा, सॉइल मिट्टी, इन सब के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। हम ये भी कह सकते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परस्पर, एक सेकेंड, परस्पर क्रिया करते हैं और मिलकर एक स्वयं संतुलित व्यवस्था बनाते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं, यानी स्वयं संतुलित व्यवस्था बनाते हैं। इकोसिस्टम एक प्राकृतिक तंत्र है, एक नेचुरल यूनिट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी, वाटर, एयर, सॉइल, इन सब से इंटरेक्ट करते हैं। इन सब के साथ हम कह सकते हैं परस्पर क्रिया करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और बनाते हैं एक स्वयं संतुलित वातावरण, व्यवस्था बनाते हैं। वातावरण नहीं, व्यवस्था बनाते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाते हैं। समझ आया इकोसिस्टम? अभी हम और डिटेल में से देख लेते हैं। चलो, द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय E.G. टेंसले। क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में बिठा लो। E.G. टेंसले हैं जिन्होंने फर्स्ट ये जो इकोसिस्टम है इसको कॉइन किया। इनका फुल नेम है आर्थर जॉर्ज ट्रांसले। प्लीज़ इसको याद कर लो, इस नेम को। फुल फॉर्म में भी तो आ सकता है ना, आर्थर जॉर्ज टेंसले। ये है E.G. टेंसले का पूरा नाम। तो यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ? E.G. टेंसले ने इकोसिस्टम जो है इस टर्म को दिया। द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय E.G. टेंसले। ये बिल्कुल याद रख लो, और इनका नेम भी आर्थर जॉर्ज टेंसले। कैसे इन्होंने डिफाइन किया इकोसिस्टम को? इन्होंने कहा इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र है, एक इंटरेक्शन कह सकते हैं, किसके बीच? लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच। द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ
ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, एक ऐसा तंत्र जो हाँ सभी जीवित और अजीब यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए, अजीब घटकों के परस्पर संबंध से बनता है, यानी इंटरेक्शन से बनता है। ये एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इकोसिस्टम टर्म दी, एजी टेंसले, कब दी? 1935 में दी। कंपोनेंट्स क्या होंगे इकोसिस्टम के? पहला आ जाएगा बायोटिक, लिविंग, बायो से ही समझ आ रहा है हमें। इसमें आ जाएंगे आपके प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में आ जाएंगे आपके प्लांट, एल्गी जो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। कंज्यूमर्स में आ जाएंगे वो एनिमल्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, खाना खुद नहीं बना पा रहे तभी तो कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें आ जाएंगे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं। फिर आ जाएंगे थर्ड आ जाएंगे हमारे डिकम्पोजर्स, जिसमें आ जाएंगे फंजाई और बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे अबॉइटिक यानी नॉन लिविंग, इसमें आ जाएंगे सनलाइट, टेम्परेचर, तापमान, सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, हवा। ये सारे हो गए आपके अबॉइटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर मैं बात करूं इकोसिस्टम के प्रकार की, दो प्रकार का होगा, एक होगा नेचुरल, एक होगा आर्टिफिशियल। ये बाय मिस्टेक कट हो गया है तो प्लीज़ इसके लिए हमें माफ़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेचुरल इकोसिस्टम क्या है भाई। नेचुरल मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं है, ह्यूमन का कोई हाथ नहीं है, नेचुरल ये प्राकृतिक है। दीज इकोसिस्टम डेवलप नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कोई मानव का इसमें योगदान, इंटरफेयर नहीं रहा। ये नेचुरली है, प्राकृतिक है। देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो हो गया आपका लैंड बेस्ड। चलो पेन ले लेती हूँ और आप भी ले लीजिए। स्थलीय बोलेंगे हम टेरेस्ट्रियल को, स्थलीय इकोसिस्टम यानी जमीन पर आधारित। पहला आ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसमें आ गया आपका डेंस घने जो पेड़ होते हैं वो आ गया, रिच बायोडाइवर्सिटी हो गई, ये सब हो गया आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। घने पेड़ और विविध जीव जंतु जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसका एग्जाम्पल है। फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, ग्रासेस डोमिनेट, हार्बीवोर्स हो जाएंगे जैसे कि डियर और जेब्रा। क्लियर? ग्रासलैंड इकोसिस्टम घास ज़्यादा होगी और हार्बीवोर्स होंगे डियर और जेब्रा जैसे। फिर आ जाएगा डेजर्ट इकोसिस्टम, ड्राई होगा, हम सब जानते हैं डेजर्ट के नाम से सूखा सूखा आ जाता है, जहाँ पानी कम हो, कैक्टस हो और कैमल्स वहाँ पे सरवाइव करते हैं। कैमल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे जैसे कि राजस्थान में आपको मिलते हैं, कैक्टस भी मिल जाएगा और कैमल्स भी बहुत मिलेंगे। फिर आ जाएगा माउंटेन इकोसिस्टम, कोल्ड होगा, ऑक्सीजन कम होगी, ठंडा ज़्यादा होगा, स्नो लिपर्ड होंगे, पाइन ट्रीज वहाँ पे मिलेंगे। स्नो लिपर्ड को हम बोलते हैं हिम तेंदुआ। किसने देखा है बताओ जल्दी, चलिए बता दीजिएगा, देखती हूँ मैं। फिर आ जाएंगे हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें आ जाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, फॉर एग्जांपल गंगा रिवर इकोसिस्टम। सेकंड आ जाएगा मैराइन इकोसिस्टम, इसमें ओशियन सीज आ जाएंगे। फिर आ जाएगा स्टोरेन इकोसिस्टम, जहाँ पे क्या होगा, रिवर जो है वो सी से मिलेंगी और कह सकते हैं किसका मिक्स होगा, सॉल्ट और फ्रेश वाटर का। सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर का यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर। चलो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ो, एक सेकेंड, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैराइन समुद्री और महासागर, ओशन सीज। एस्टोरिन क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जहाँ नदी समुद्र मिलते हैं, मिक्स हो जाता है सॉल्ट और फ्रेश वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल, जो मानव द्वारा कह सकते हैं बनाया गया हो इकोसिस्टम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम इकोसिस्टम, जो मेंटेन भी ह्यूमंस द्वारा किया जा रहा है और क्रिएट भी ह्यूमन यानी मानव द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम हो गया, गेहूं और चावल की जो होती हैं फसल फील्ड्स हो गई, कंट्रोल किया जाता है पानी और फर्टिलाइज़र से। एक्वेरियम हो गया, फिश टैंक हो गया, कंट्रोल बाय फूड और ऑक्सीजन। एक्वेरियम बहुत लोग के घर में होते हैं, लेकिन मुझे मतलब आई नो दिखने में तो अच्छे लगते हैं एक्वेरियम, लेकिन मुझे लगता है क्यों किसी
जीव को एक पिंजरे में बंद करना, खुले कहते हैं ना, झील है, तालाब है, उसमें भी समझ आता है, या समुद्र में है मछलियाँ, पर किसी को ऐसे बंद करना। अब आपको अगर कोई कमरे में बंद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा? तो उनको भी मन होता होगा ना कि खुले उसमें एकदम घूमती रहे इधर से उधर। 4 फिश को एक्वेरियम में बंद कर दिया, जेल की तरह बना दिया, तो मुझे नहीं समझ आता। मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती है, बट सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं है। सिर्फ लुक के लिए कि कैसा लग रहा है, घर सुंदर लग रहा है, यहाँ एक्वेरियम अच्छा लग रहा है, ले आओ, मछली बड़ी सुंदर है, लेकिन उन्हें पिंजरे में बंद करना किसी जीव को, वो मुझे समझ नहीं आता। फिर आ जाएगा आर्टिफिशियल में गार्डन और पार्क हो गए। ह्यूमन मेंटेन ग्रीन एरिया विद फ्लावर्स, इंसेक्ट्स होंगे, बर्ड्स, ऑफ कोर्स जब ग्रीन एरिया होगा तो इंसेक्ट्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगी, और फ्लावर्स वगैरह हम लगाते हैं ना, पेड़ पौधे गार्डन में, तो ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे इकोसिस्टम के। एनर्जी फ्लो, सबसे पहले जो सन है, सूरज की रोशनी है, वो मेन सोर्स होगा एनर्जी फ्लो का। न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई, एलिमेंट्स हो गए जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ये रिसाइकलिंग करते रहते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, स्वयं संतुलित करना। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो अपने आप ही चीज़ों को बैलेंस कर देता है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। सूरज की रोशनी कैसे एनर्जी फ्लो होगा, पौधों से जानवरों तक जाएगी। न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई, कार्बन और नाइट्रोजन रिसाइकलिंग करते रहते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में सब। सेल्फ सस्टेनिंग भी हो गया, स्वयं संतुलित। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो अपने आप बैलेंस कर लेता है, खुद को संतुलित कर सकते हैं। साइंस के बेस्ड पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा मेगा इकोसिस्टम। मेगा विशाल होगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ये फैला हुआ होगा, इसमें काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट आ जाएंगे, इसे हम बायोम्स भी कहते हैं। सबसे बड़ा हो गया मेगा, नाम से ही समझ आ रहा है सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं विशाल इकोसिस्टम है ये, इसमें काफ़ी सारे इकोसिस्टम आ जाएंगे। इसे हम बायोम्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, तुंद्रा बायोम, ओशियन बायोम। इसमें काफ़ी सारे इकोसिस्टम इंक्लूड होंगे जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर, एनिमल्स, क्लाइमेट, सब जो हैं सब ही इसमें इंक्लूड होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी बताओ। और ये कंट्रोल होता है ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वैश्विक वैश्विक पेन को क्या हुआ, वैश्विक जलवायु पैटर्न से नियंत्रित होते हैं, ये। क्लियर हो गया। मेगा इकोसिस्टम सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ होगा, विशाल भी कह सकते हैं इसको हम बायोम्स कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम, ओशन बायोम, सब मेगा इकोसिस्टम के ही टाइप्स हैं। बहुत सारे इसमें इकोसिस्टम इंक्लूड्स होते हैं। सेकंड आ जाएगा मैक्रो। मैक्रो मेगा से थोड़ा कम होगा, हम कह सकते हैं थोड़ा छोटा होगा, स्मॉलर होगा, लेकिन ये बड़ा इकोसिस्टम है, लार्ज इकोसिस्टम है, लेकिन मेगा के कंपेयर में छोटा होगा उससे। काफ़ी एरियाज में फैला हुआ है, स्टेट, रीजन, कंट्री, काफ़ी जगह फैला हुआ है ये, जैसे कि गंगा रिवर बेसिन इकोसिस्टम, हिमालयन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सुंदरवन मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये जो है मेगा इकोसिस्टम का ही पार्ट है। और इसमें काफ़ी सारे माइक्रो इकोसिस्टम इंक्लूड हैं। माइक्रो अभी तो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं। चलो आ जाता है माइक्रो, ये स्मॉल साइज होता है, लोकलाइज इकोसिस्टम है जो छोटे नेचुरल एरिया में मिलता है। देख लेते हैं, जैसे कि हो गए हमारे पॉन्ड्स, गार्डन, ट्री ट्रंक हो गई, लॉग ऑफ वुड हो गई, क्रॉप फील्ड हो गई, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके माइक्रो इकोसिस्टम की। और माइक्रो इकोसिस्टम जो हैं काफ़ी सारे, ये क्या है, इंक्लूड है मैक्रो इकोसिस्टम में। यहाँ तक क्लियर हो गया तो जल्दी बताओ मुझे, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? कंटेन कंप्लीट इंटरेक्शन इवन इन स्मॉल स्केल। देखो
ये क्या है ना, बहुत आसान होता है इसके बारे में स्टडी करना। लैब्स हो गई वहाँ पे, या फिर स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स पे, जैसे पॉन्ड हो गया, गार्डन हो गया, ट्री ट्रंक, पेड़ का तना कहते हैं हम इसको, लकड़ी का टुकड़ा, अ लॉग ऑफ वुड, और एक क्रॉप फील्ड यानी खेत का एक हिस्सा। और हम कह सकते हैं इसमें कंप्लीट इंटरेक्शन होगा बायोटिक और अबायोटिक का स्मॉल स्केल पर भी। इनमें जैविक और अवैजिक, सॉरी, जीविक और अजैविक, जैविक 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 यहाँ लिख देती हूँ, जैविक और अजैविक अजैविक घटकों का पूरा संतुलन होता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा नैनो। नैनो से समझ आ रहा है नैनो कार नहीं है, नैनो इकोसिस्टम है, छोटा सा है, वेरी टीनी इकोसिस्टम है, यानी ये सबसे छोटा इकोसिस्टम है, ऑफन आर्टिफिशियल और एक्सपेरिमेंटल अंडर माइक्रोस्कोप और इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। भाई इसके एग्जाम्पल भी देख लो, समझ आ जाएगा। एक्वेरियम, पेट्री डिश विद बैक्टीरिया, बॉटल गार्डन, लैब बेस्ड हाइड्रोपोनिक्स हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं नैनो इकोसिस्टम के। इसको मोस्टली मेनली इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, एजुकेशन में, लैब्स वगैरह में, या छोटे डेमोन्स्ट्रेशन में भी। ये पूरा ह्यूमन कंट्रोल्ड है, आर्टिफिशियल है, एक्सपेरिमेंटल है। लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, लैब्स में कर सकते हैं। एक्वेरियम हो गया, उसके बारे में हम कर सकते हैं, बॉटल गार्डन हो गया, ये पूरा ह्यूमन कंट्रोल्ड है नैनो इकोसिस्टम। स्कूल लैब्स वगैरह में, स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? स्टडी के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्लियर हो गया? नैनो इकोसिस्टम सबसे छोटा, प्रयोग में आता है, हम कह सकते हैं ये स्कूल लैब्स में, एजुकेशन में, रिसर्च में। फिर आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक। बायोटिक नाम से ही समझ गए होंगे, जैविक घटक यानी क्या है ये? बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग पार्ट हैं ये इकोसिस्टम का। इसमें आ जाएंगे इकोसिस्टम में मौजूद सारे जैविक घटक, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आ जाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हैं इकोसिस्टम में, जो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। क्लियर हुआ या नहीं? ये आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में, लगातार संपर्क में रहते हैं ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, और आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसमें आ जाएंगे प्रोड्यूसर, कंप्यूजर, डिकम्पोजर्स। हम अभी पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, बट डिटेल में अब हम पढ़ने वाले हैं। पहले हमने पढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गए? बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रेजेंट हैं आपकी इकोसिस्टम में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट्स। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे एंड विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। हम कह सकते हैं ये आपस में और अपने जो इन्वायरमेंट है, अपना वातावरण है, उससे लगातार संपर्क में रहते हैं। अब ऑफकोर्स नॉन लिविंग क्यों बोला हमने इन्वायरमेंट को? जैसे सनलाइट हो गई, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीज़ें हो गई, डायरेक्ट कह सकते हैं लगातार संपर्क में रहते हैं। पहले आ जाते हैं उत्पादक, हमारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, जिसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कहूँ तो यहाँ लिख देती हूँ उत्पादक। ये क्या है? ग्रीन प्लांट्स हो गए, और हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक एल्गी हो गए। ये अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का यूज़ करके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है या नहीं पता है? ये अपना खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जो दूसरे जीवों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ग्रास, ट्रीज, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी। ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे ग्रास, ट्रीज, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी। ये सब जो हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जिसे जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। अन्य जीवों के लिए एक कह सकते हैं ऊर्जा का स्रोत जो है होते हैं ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
एक मिनट, ये क्या हुआ। फिर आ जाएंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, खुद खाना नहीं बना सकते, ये हो जाएंगे हमारे हेटेरोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो खुद खाना नहीं बना पाते, ये दूसरे जीवों पे, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उन पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा मैक्रो कंज्यूमर्स, जिसे हम फैगोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। They eat or ingest solid foods, mainly animals. They eat plants or other animals. ये ठोस खाना खाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉलिड फूड खाते हैं ये, यानी ये ठोस खाना खाते हैं, ठोस खाना खाते हैं, ठोस खाना खाते हैं। मुख्य हम कह सकते हैं क्या है ये, मुख्य रूप से जानवर ही होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो पौधों को और दूसरे जानवरों को खाते हैं। अब हम देख लेते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स के भी टाइप्स। जी हाँ, मैक्रो कंज्यूमर्स के भी टाइप्स होते हैं। पहला आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो होंगे हार्बीवोर्स, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे काऊ, गोट, रैबिट, डियर, ग्रासहोपर, ये सिर्फ पौधे खाएंगे, पेड़ पौधे खाने वाले हैं, ये घास खा रहे हैं, पत्तियाँ खा रहे हैं, तो ये सारे हो गए हार्बीवोर्स। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये होते हैं कार्निवोर्स, ये क्या करते हैं, हार्बीवोर्स को खाते हैं। ये सारे जो है हार्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, छोटा स्नेक जो हो गया, लिजार्ड हो गया। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, जो हार्बीवोर्स को खाएंगे। क्लियर या नहीं। हार्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो हो गए आपके हार्बीवोर्स, काऊ, गोट, रैबिट, डियर, ग्रासहोपर। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो हार्बीवोर्स को खाते हैं, वो हो गए आपके फ्रॉग, स्मॉल स्नेक, लिजार्ड। ये सब जो है हार्बीवोर्स को खाते हैं, शाकाहारी को खाते हैं। फिर थर्ड हो गए हमारे टर्शरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे भाई। अब समझे नहीं समझे। पहले प्राइमरी हार्बीवोर्स क्या खा रहे थे, प्लांट खा रहे थे, फिर हार्बीवोर्स को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, कार्निवोर्स ने। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया टर्शरी कंज्यूमर्स ने, जैसे बिग स्नेक हो गए, आउल हो गए, ईगल हो गया, इन्होंने खाया सेकेंडरी को। फिर आ जाते हैं टॉप कंज्यूमर्स, जो होते हैं जिन्हें हम एपेक्स प्रेडेटर कहते हैं, इन्हें कोई नहीं खाता, ये टॉप पे आते हैं फूड चेन की, जैसे कि टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल। फिर आ जाते हैं ओमनीवोर्स, भाई ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे बियर हो, चाहे क्रो हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हो, इंसान जो है, एनिमल्स में आ जाएंगे, ये सबको खाते हैं। ये हो गए हमारे ओमनीवोर्स। फिर आ जाते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स, सैप्रोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो देख लेते हैं इन्हें। सूक्ष्म उपभोक्ता है ये, क्या है ये क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मरे हुए जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो बेचारे मर चुके हैं जानवर, उनको सड़ाकर पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बाहर निकालते हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड मैटर्स। ये बहुत छोटे जीव होते हैं, माइक्रो नाम से ही समझ जाओ, छोटे जीव होते हैं जो मरे हुए पौधे और जानवरों से पोषक तत्व निकाल कर बाहर निकाल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देख लेते हैं अब माइक्रो कंज्यूमर्स के भी टाइप्स। पहले आ जाएंगे हमारे सेप्रोफाइट्स, जो फीड करते हैं डेड प्लांट मैटर पे, ये हो जाएंगे जैसे हमारे फंजाई और कुछ बैक्टीरिया। देखो सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स वो जीव होते हैं जो मरे हुए पौधे और जानवरों को बिना चबाए उसे सड़ाते हैं, बिना चबाए उसे सड़ाएंगे, वो होते हैं सेप्रोफाइट्स, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया। चलो देखते हैं। फंजाई हो गया, फफूंद जिसे हम कहते हैं, ये सैप्रोफाइट है। फंजाई जैसे हो गया आपका मशरूम हो गया, मशरूम हो गया, और राइजोपस हो गया, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। ये क्या करेंगे, मरे हुए जो पौधे हैं, जीव हैं, उन पर ये उगते हैं, मरे हुए जीव पर, पौधे पे ये उगेंगे। फंजाई, मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, कि मरे हुए पौधे जानवरों पर, जीवों पर उगते हैं। ये क्या करेंगे, एक एंजाइम छोड़ेंगे, एक मिनट पेन ले लेती हूँ।
ये एंजाइम छोड़ते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, क्या करेंगे ये एंजाइम छोड़ते हैं, एंजाइम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं एंजाइम। फिर क्या होगा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को पचाते हैं और फिर पोषण लेते हैं, पचाते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, यानी पोषण लेते हैं। इसे नोट करना चाहो तो कर लो, इसलिए फंजाई को हम सेप्रोफाइट कहते हैं। क्लियर या नहीं, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेप्रोफाइट्स वो जीव होते हैं जो मरे हुए पौधे और जानवरों को बिना चबाए उन्हें सड़ाते हैं और पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। फंजाई हो गया, जैसे फंजाई में हो गया आपका मशरूम, राइजोपस, ये सब क्या है, फंजाई हैं। ये क्या करते हैं, एक एंजाइम छोड़ते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको पचाते हैं और पोषण लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। इस बात का ध्यान रखना, जो फंजाई हैं वो मरे हुए पौधे और जीवों पर ही उगते हैं। बैक्टीरिया भी सेप्रोफाइट है, बैक्टीरिया भी सेप्रोफाइट है। क्या है, सेप्रोफाइट है ये भी। क्यों है, जल्दी बताओ। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ही रहते हैं, डेड और डिकेइंग, यहाँ लिख देती हूँ, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ही रहते हैं, मैटर पर रहते हैं। ये भी क्या करेंगे, सड़े हुए जो पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, उसे पचाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम बैक्टीरिया को भी सेप्रोफाइट कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ूँ या नहीं? ये भी सड़े हुए पदार्थ को पचाते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये भी हो गए आपके सेप्रोफाइट। फिर आ जाते हैं डेट्रीवोर्स। ये फीड करते हैं किस पे, डेट्रिटस पे, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके अर्थवर्म्स, टर्माइट्स और क्रैब्स। क्यों है, जल्दी बताओ, किसे किसे समझ आया कि क्यों है? डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ, चलो देख लेते हैं। डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स, अभी हमने पढ़ लिया कि ये जो है डेड जो ऑर्गन सॉरी क्या था, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर को है लेते हैं। चलो देखते हैं क्या है, ये फीड करते हैं डेट्रीवोर्स किस पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे कि सड़े गले कह सकते हैं, पौधे हो गए, पत्ते हो गए, मरे हुए पौधे पत्ते, लिख देती हूँ डेट्रीवोर्स। पेन कहाँ गया, डेड क्या कहेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी क्या हो गया, हम कह सकते हैं मरे हुए पौधे पत्ते हो गए। ये क्या करेंगे, ये इन्हें चबाकर खाते हैं, ये इन्हें चबाकर खाते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया की तरह नहीं है जो बाहर से ही डाइजेस्ट कर लें, ये इन्हें चबाकर खाते हैं। और क्या करेंगे, ये मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं उसे, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। चलो क्लियर हो गया डेट्रीवोर्स या नहीं?
टेट्रीवोर्स फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, यानी मरे हुए पौधे पत्ते, ये उन्हें चबाकर खाते हैं। ये मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये हैं हमारे टेट्रीवोर्स। क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ? टेट्रीवोर्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स और क्रैब्स। फिर आ जाते हैं हमारे स्कैवेंजर्स, जो डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, डेड एनिमल्स पे, मरे हुए जानवर। जी हाँ, वल्चर, हियाना, जैकाल, ये सारे हो जाएंगे आपके स्कैवेंजर के एग्जाम्पल। ये खुद शिकार नहीं करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, स्कैवेंजर्स जो हैं खुद शिकार नहीं करते हैं। ये खुद नहीं करते शिकार, खुद शिकार नहीं करते, ये खुद शिकार नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिएगा, बल्कि मरे हुए जो जानवर हैं उसका मांस खाते हैं। मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं ये। और कह सकते हैं इस तरीके से ये सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं। और अभी हम इसे आगे डिकम्पोजर्स को और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन ना लो। इस तरह से ये सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, कर्मचारी की तरह काम करते हैं। ये डेड एनिमल्स को खा के इन्वायरमेंट को, वातावरण को एकदम साफ कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं, बचाते हैं, कह सकते हैं। बीमारियां को फैलने से रोकेंगे तो सबको बचा ही रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सफाई कर्मचारी। क्लियर 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 क्लियर। स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल हो गए वल्चर, हियाना, जैकाल। स्कैवेंजर्स खुद शिकार नहीं करते हैं, ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं और इसी तरीके से ये सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, वातावरण को साफ रखते हैं और बीमारियां फैलने से बचाते हैं। मरे हुए जानवरों को खाते हैं तो वातावरण साफ होता है। चलो, साफ रखेंगे, ये इतनी बात हो गई। अब हम फिर से इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं डिकम्पोजर्स को। क्या है डिकम्पोजर्स? चलो जल्दी से देख लेते हैं। अपघटक कह सकते हैं हम डिकम्पोजर्स को, यहाँ लिख देती हूँ अपघटक। डिकम्पोजर्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जीव होते हैं। माइक्रो ऑफ कोर्स छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, जो क्या करते हैं, दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट एनिमल्स एंड वेस्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, वेस्ट है, उसको एक सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं, यानी हम कह सकते हैं इन्हें तोड़कर सरल पदार्थ बना देते हैं। लिख दूँ यहाँ पे, तोड़कर से लिख दूँ, तोड़कर सरल पदार्थ बना देते हैं। इन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं और माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स क्लियर हो गया या नहीं हुआ? डिकम्पोजर्स वो छोटे जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, जो प्लांट्स, एनिमल है, वेस्ट है, उन्हें तोड़कर सरल पदार्थ बना देते हैं, जैसे कि इन्हें हम कह सकते हैं सेप्रोट्रॉफ्स भी और माइक्रो कंज्यूमर्स भी। अब मिनरल साइकिल क्या है? मिनरल साइकिल इज द नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। एक नेचुरल रिसाइकलिंग है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि मिनरल्स हो गए आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरस। दीज मिनरल्स आर नीडेड बाय प्लांट टू ग्रो एंड सर्वाइव। ये जो मिनरल्स हैं प्लांट्स और उनको जो पौधे हैं उनकी ग्रो और सर्वाइव के लिए क्या है? ज़रूरी है, नीडेड है। अच्छा, मिनरल साइकिल्स को हम बायोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रोल क्या है डिकम्पोजर का मिनरल साइकिल में? सबसे पहले क्या है? ब्रेक डाउन डेड मटेरियल, ब्रेक डाउन करते हैं डेड मटेरियल को। डिकम्पोजर्स जो हैं डेड बॉडीज़ पे फीड करते हैं, फॉलन लीव्स, एनिमल वेस्ट एक्सेट्रा। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड पेन ले लिया जाए। अच्छा, अगर कोई क्लास में दिक्कत आई हो अभी तक तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। एक मिनट। देखिए, जो डिकम्पोजर्स हैं वो खाना खाते हैं। कहाँ पे खाते हैं? जैसे जानवरों की बॉडीज़ हो गई, डेड बॉडीज़ हो गई, सड़ी गली पत्तियाँ हो गई, एनिमल वेस्ट हो गया,
इन सब पर भोजन करते हैं, जैसे कि फंजाई हो गई रोटिंग वुड पे, जैसे गले हुए लकड़ी पर फफूंदी, बैक्टीरिया जो हो गया मरे हुए जानवरों पे, ये एग्जाम्पल हो गया आपका ब्रेक डाउन डेड मटेरियल का। जो डिकम्पोजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, फीड करते हैं, ये उन डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल हो गया जो भोजन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, मरे हुए जानवरों की बॉडी से, सड़ी गली पत्तियों से और एनिमल वेस्ट से। जैसे कि आपकी गली हुई लकड़ी पे फफूंदी होती है, देखते हैं ना, और जानवर जो है मरे हुए उन पे बैक्टीरिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके इसके। फिर आ जाते हैं रिलीज सिंपल न्यूट्रिएंट्स, यानी रिलीज करते हैं ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स को। दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा। ये कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एक सिंपल मिनरल्स में, जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट्स हो गए। कौन कौन से मिनरल्स हो गए, जैसे कि गो इनटू द सॉइल, आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड री एंटर द फूड चेन। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ये जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, सॉइल में जाएंगे, फिर प्लांट रूट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे और वापस री एंटर हो जाएंगे फूड चेन में। फूड चेन, फूड वेब हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन ना लो। फिर आ जाता है रिसाइकिल एसेंशियल एलिमेंट्स। रिसाइकिल करते हैं डिकम्पोजर्स, मदद करते हैं एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। Without decomposers, these minerals would stay locked in dead bodies and not be available for plants. Decomposers जो है ना, ये इन सब साइक्लिंग में मदद करते हैं। कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सब में मदद करते हैं ये। रिसाइकलिंग एलिमेंट्स में ये मदद करते हैं। अगर डिकम्पोजर ना हो तो ये जो मिनरल्स हैं, ये जो खनिज हैं, ये डेड बॉडीज़ में ही बंद हो जाएंगे और प्लांट्स तक ये वापस नहीं पहुंच पाएंगे, अवेलेबल नहीं हो पाएंगे ये मिनरल्स प्लांट्स के लिए। तो डिकम्पोजर्स ज़रूरी हैं। एग्जाम्पल्स हो गया व्हेन अ लीफ फॉलन फ्रॉम अ ट्री। कोई पत्ती है जो पेड़ से गिरी, ठीक है, पत्ती है, जब पत्ती है पेड़ से गिरती है तो क्या होगा, इट डिकम्पोज स्लोली, वह सड़ती है, वह सड़ती है। फफूंदी और जो बैक्टीरिया हैं उसे तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर रिलीज इनटू द सॉइल। नाइट्रोजन जो है, फॉस्फोरस जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ये क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाते हैं, सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। जो नए पौधे होंगे उन मिनरल्स का इस्तेमाल करके ग्रो होंगे, तो उपयोग करेंगे जो नए पौधे होंगे इन मिनरल्स का और इन खनिजों का प्रयोग करते हैं, ग्रो करते हैं। कॉन्क्लूज़न क्या निकला कि जो डिकम्पोजर्स हैं ये हैं हमारे नेचुरल रिसाइकलर्स। नेचुरल रिसाइकलर्स हैं, इस बात को ध्यान रखना। सफाई कर्मचारी हैं डिकम्पोजर्स, हम ये भी कह सकते हैं। डेड बॉडीज़ हैं, सड़े गले को जब खा रहे हैं, भोजन प्राप्त कर रहे हैं उनसे, तो क्या वातावरण साफ हो रहा है, बीमारियां नहीं फैल रही हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या है, नेचर्स रिसाइकलर हैं और सफाई कर्मचारी भी हम कह सकते हैं। दे प्ले अ की रोल इन मिनरल साइकिल बाय रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड मेकिंग देम अवेलेबल फॉर प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक की रोल है इनका मिनरल साइकिल में, ये काफ़ी योगदान है इनका। ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते हैं वापस इन्वायरमेंट में, ताकि जो नए प्लांट्स हैं उन तक ये मिनरल्स पहुंचता है, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन तक पहुंचता है और वो ग्रो होते हैं, प्रयोग करते हैं इन मिनरल्स का। तो मिनरल्स कैसे इन तक वापस पहुंच रहा है, डिकम्पोजर्स की वजह से तो पहुंच रहा है। तो डिकम्पोजर्स का एक महत्व है, एक रोल है मिनरल साइकिल में, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं वापस वातावरण में और प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। पौधे इससे ही तो भोजन उपलब्ध कराते हैं। बिना डिकम्पोजर्स की ये जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है पूरा ये अधूरा है। चलिए, कल हम बात करने वाले हैं ऑस्मोट्रॉफ्स के बारे में, तो साथ ही साथ हम कल पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में, फूड वेब के बारे में, फूड वेब के बारे में। तो कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और अभी तक कोई दिक्कत आई हो क्लास में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे और सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे इकोसिस्टम से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।